ये उस दिन की बात है जब सीमा पर काफ़ी गोलाबारी हो रही थी। दुश्मन देश बीच बीच में मानो अपने अस्तित्व का एहसास करा जाता था। जेठ का महीना था और गर्मी इस कदर थी कि कहीं भी राहत नज़र नहीं आती थी। शायद बंदूक चलने की ज़ोरदार आवाज़ आई थी और उस पार कोई चीखा था, बचाओ बचाओ। ये उसी क्रम का एक किस्सा है जब बंतो रात को हवाई कार्रवाई कर रहा था और सीमा पार से एक महिला एक बच्चे को पकड़े तार की बेड़ियों की परवाह न करते हुए अचानक इस पार आकर गिर गई थी। उसके हाफने की आवाज़ काफ़ी देर तक गोलीबारी के बीच दब गई थी। जब काफ़ी देर बाद गोलीबारी चली तो वही दर्द एक वेदना बन गई। चुप्पी को तोड़ती रही थी और शायद काफ़ी देर तक तोड़ती रहती अगर उधर से गोली ना चलती और बंतो सतर्क न होता। वो एक भद्दी गाली देकर बोला, लगता है सालों ने एक कुड़ी को भेजा है जिससे हम धोखा खा जाएं, पर उनकी चाल कामयाब न होगी। पकड़ो, कहीं जाने ना पाए। और वो महिला बच्चे को सीने से चिपकाकर फटी फटी आंखों से उस जवान को अपने करीब आते हुए देखती रही। जब बूटों की आवाज़ काफ़ी करीब आ गई तो उसने बच्चे को और ज़ोर से चिपका लिया। फिर उसने मूर्छा की अवस्था में आंखें बंद कर ली। वैसे भी उस महिला में ज़्यादा चेतना न बची थी। वह रह रहकर अर्धमूर्छित अवस्था में पहुंच जाती। सीमा पर तैनात जवान उसके पास पहुंचकर आपस में कुछ बातें करने लगे। अरे, ये तो काफ़ी सुंदर पला है, यहाँ कैसे? उस सैनिक ने आगे बढ़कर अपने बूटों से उसको हल्का सा हिलाया। वो थोड़ा हिली, हल्की सी कराह भी उसके मुंह से निकली और उसी अवस्था में उसने अपना बच्चा और जोर से अपने करीब खींच लिया। लगता है कोई खुफिया गिर है। दुश्मन देश ने हमारे भेद लेने के लिए भेजा है। दूसरे सैनिक का स्वर तल्ख था। बंतो ने हस्तक्षेप किया, नहीं, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वाकई दर्द में है। इसकी चोटों पर गौर करो, उनसे खून रिस रहा है। रात के धुंधलके में लाल चिपचिपा पदार्थ बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, पर सूखा हुआ खून एक पपड़ी बन अपना एहसास करा रहा था। पहले वाला सैनिक थोड़ा उग्र था। यहाँ अपनी जान पर खिलकर हम देश की हिफाजत करें और सीमा पार दुश्मन की औरत को पनाह दें, ये हमसे न होगा। इसको उठाकर उधर ही फेंक दो, वे लोग संभाल लेंगे। बंतों में मानवता भी बाकी थी। लड़ाई हमारी पड़ोसी देश से है, न कि साधारण जनता से। आम और आवाम तो अमन पसंद होता है, मरता तो उसी का भाई और बेटा होता है। चलो इसे उठाकर अस्पताल भेज देते हैं, इलाज के बाद देखा जाएगा। पहले दोनों काफ़ी हिल हुज्जत के बाद तैयार हुए, पर अंततः उस महिला को अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस पूरे क्रम में उस स्त्री ने अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने दिया था। सुबह ड्यूटी पर जाने के पहले उससे मिलने गया। उस स्त्री की चेतना तो लौट आई थी, पर याददाश्त नहीं। सिर्फ वो अपने व्यवहार से यही एहसास करा पा रही थी कि यह बच्चा उसका है और कोई उसे छीनने का शायद प्रयास कर रहा था और वो उसे हर हाल में बचाना चाहती है। बच्चा भी कल से काफ़ी स्वस्थ प्रतीत हो रहा था। आज उसमें चंचलता थी। यही कोई 2-3 महीने का रहा होगा, पर कल से आज में वो काफ़ी चंचल हो गया था। वो बेहद प्यारा बच्चा हर आने जाने वाले का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लेता था। नर्स ने बहुत विनती कर उस युवती से लेकर बच्चे को एक पालने में रखा था। वह युवती बीच बीच में अजीब हरकतें करती थी, मानो अपने आपे में ना हो। उसके व्यवहार को संयत करने के लिए उसे डॉक्टर नींद की सुई लगा देते थे और वो काफ़ी देर तक सोई रहती। वो फौजी बंतो आंखों ही आंखों में उसे जी भर कर देख कर अपनी ड्यूटी पर निकल गया, पर नींद के आगोश में जाने से पहले उस युवती ने भी जी भर कर उसको निहारा था। शायद उस साहसी को अपने नैनों की कोर में कैद किया हो। उसके बाद वो काफ़ी देर के लिए खामोश हो गई थी। वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रही। अस्पताल से बंतो ही उसे लेकर आया था और बस्ती वालों के हवाले कर उसकी एक झोपड़ी तैयार कर दी थी। सबकी सलाह पर उसे पास की ही बस्ती में पनाह देने का निश्चय कर लिया गया। उसके बाद तो उस बस्ती वालों को उसका कोई नाम समझ में नहीं आया, तो उसको पगली कहकर संबोधित करने लगे।
काफ़ी दिन तक इलाज चलने के बाद भी उसका मानसिक संतुलन वापस नहीं आ पा रहा था। वो कभी किसी पर आक्रामक नहीं होती थी। अपने ही विचारों की उधेड़ बुन में वो ताना बाना बुनती रहती। यही विचारों का क्रम जब थमता तो आए बाएं बकते हुए बिस्तर पर हाथ पटकने लगती और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। वो पास की बस्ती में मानो रच बस गई थी। जब ठीक रहती तो ठीक, नहीं तो अजीब अजीब हरकतें करती। कभी रात को ही उठकर बाहर भाग जाती तो कभी पेड़ के नीचे घंटों बैठी अट्टहास करती रहती, मानो स्वयं अपनी स्थिति का उपहास उड़ाने का उपक्रम करती थी। वह शून्य में बैठ शून्य को ग्रहण करती, और करती भी क्या, पागल जो ठहरी। पर एक बात थी, पागलपन में भी उसने कभी किसी का अहित नहीं किया था। सपने में भी उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसकी एक दुनिया थी, एक अलग थलग पड़ी हुई दुनिया, ऐसी दुनिया जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। उस दुनिया ने उसको इस कदर कसकर जकड़ लिया था कि वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं आना चाहती थी। और उसी दुनिया में तल्लीन वो अपने बच्चे के साथ सुकून तलाशती थी। बंतो भी जब छुट्टी पर होता तो यदा कदा आकर उसका हाल समाचार ले लेता। बंतो पहाड़ों का था, उसका अपने परिवार में माँ के सिवा कोई न था। पिता भी फौज में थे और पाकिस्तान के युद्ध में मारे गए थे। माँ ने पिता के अपूर्ण सपनों को पूरा करने के लिए बंतो को फौज में भेजा था। पिता कहा करते थे, मेरा बेटा फौज में बड़ा पदाधिकारी बनेगा और देश में मेरा नाम रोशन करेगा। पिता को तो काल ही असमय लील गया और रह गई उनकी सिर्फ स्मृति शेष और कुछ अनछुए स्वप्न जिनको पूरा करने के लिए बंतो फौज में भर्ती हो गया था। और तो और अगले महीने बंतो की सगाई होने वाली थी। लड़की वहीं पड़ोस के गांव की ही थी, बंतो की परिचित। फौज में आने के पहले बंतो ने उसे इशारों ही इशारों में बातें की थी। पहाड़ों के पार अपना आशियाना बसाने का वादा कर वह सीमा पर अपनी ड्यूटी करने आ गया था। पर इस लड़की में कुछ था जो बंतो को इस ओर खींच लाता था। बंतो चाहता था कि उस लड़की को बाइज्जत उसके घर पहुंचाए। एक मानवीय रिश्ता उसके साथ कायम हो गया था उसका। बंतो को इतना एहसास हो गया था कि वो पागल लड़की उसका इंतज़ार करती है और अगर वो किसी हफ्ते नहीं जा पाता तो वो उससे घंटों घंटों बात नहीं करती। बंतो अब कुछ कुछ उसकी बातों का अर्थ लगाने का प्रयास करता था, पर उसको ये महसूस होता कि पगली ना चाहते हुए भी उसको बहुत कुछ समझाना चाहती थी। कभी कभी वो भावनाओं का प्रदर्शन करती थी। भी कोई गली मोहल्ले वाले उसके बच्चों को ले जाने की कोशिश करता तो वो उग्र हो उठती। उस दिन तो मानो प्रकृति का कहर उस पगली पर टूट पड़ा हो, जैसे अभी उसके गम कुछ ज़्यादा न थे। उनको कुछ इस कदर बढ़ाना था कि वह सांस लेना भी बंद कर दे। सांस थमने से कोई मरता थोड़ा ही है। वो लगातार अट्टहास कर रही थी। उसका शायद दिमागी संतुलन पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। लोग विस्मित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उसके अट्टहास में भी एक करुणा थी, होगी ही, क्योंकि उसकी झोपड़ी में उसके सामने उसका 2 महीने का बेटा मृत पड़ा था। उसके दुख को देख अगल बगल वाले राहगीर, मोहल्ले की औरतें सब द्रवित थे। अनेक की आंखों में आंसू भर आए थे। बेचारी, उसके जीने का एक ही तो सहारा था, वो भी चला गया। उस दिन बंतो आया था। किसी ने उसको खबर कर दी थी। वह उस पगली के पास घंटों बैठा रहा था, तब तक जब तक पगली का बेटा दफन नहीं हो गया। पगली ने अन्न जल त्याग दिया था। बड़ी मुश्किल से उसको अस्पताल में भर्ती कराया था। ठीक होते होते भी वक्त लग गया। उस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर जब बंतो घर छोड़ने गया तो पगली की आंखों में पहली बार आंसू थे। इधर वह रोए जा रही थी और उधर बंतो भी अपने को रोक नहीं पा रहा था। आंसू छलक कर उसका भी हाल बयां कर रहे थे। उस रात वो पगली के पास ही रुक गया, उसे सांत्वना देने के लिए। दूसरे दिन वह सुबह सवेरे ही निकल गया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। जाने के पहले उसने पगली की तरफ एक निगाह उठाकर भी न डाली, कहीं वो फिर कमज़ोर न पड़ जाए। पर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। ये घटना भी उस रात की है जिस सुबह बंतो उसको छोड़कर गया था। वो पगली अपनी झोपड़ी में मुंह औधाए पड़ी थी। कुछ खोने को शेष न था। सब कुछ तो वो गंवा चुकी थी।
खाना उसके यहाँ बना नहीं था। पड़ोस की गंगा उसके लिए चपाती और सब्जी रख गई थी, पर उसका खाने का मन न हुआ। तभी बाहर बचाओ बचाओ का स्वर रात की निर्वता को चीरता हुआ भयावह प्रतीत हो रहा था। शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा था। ठंड इतनी थी कि अगर वे आवाज़ें किसी तरह भी ऊंची अटालिकाओं तक पहुंच पाती तो भी लोग उसको एक स्वप्न समझ झुठला देते। पर पगली तो ठहरी पगली, तुरंत हरकत में आ गई। बाहर एक लड़की दौड़ रही थी और दो युवक उसका पीछा कर रहे थे। लड़की मध्यम कद काठी की साधारण शक्ल सूरत की लड़की थी, जो शायद शौच के लिए बाहर निकली थी। अकेली पाकर लड़कों ने उसे दबोचना चाहा। जाने क्या हुआ कि उस लड़की की स्थिति देखकर पगली आपे से बाहर हो गई, और शायद ऐसा कुछ हुआ कि उसने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। वो वाकई पागल हो उठी और लड़की की ढाल बनकर खड़ी हो गई। वे दोनों लड़के कुछ देर खड़े रहे। वो उठा कर पत्थर का ढेला फेंकने लगी। ठहरो, वो अल्लड़ लड़की चिल्लाई। उसने पगली को रोकना चाहा, तो पगली में कहाँ से स्फूर्ति आ गई और उसने उस व्यक्ति के हाथ से चाकू छीनकर उसी के पेट में घुसा दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। पगली पर तो जैसे भूत सवार था। उसने कहा, उस रात भी तुम लोग नहीं माने थे। मेरी इज्जत को तुम्ही ने छेड़ा था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तो भले घर की लड़की थी। तुम लोग सिर्फ हवस के शिकारी हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो लड़की एक कोने में दुबकी पगली के अदम्य साहस को देखती रही। पगली वार पर वार करती रही जब तक कि वो युवक ठेर नहीं हो गया। दूसरा वाला देखकर भाग खड़ा हुआ। खून देखकर वो डर गया था। एक पगली युवती एक नारी का सहारा बन गई थी। क्या विडंबना थी। वो बच्ची बेतहाशा रोए जा रही थी। शायद अभी गुजरे हादसे पर उसको सहसा विश्वास नहीं हो रहा था और वो सकुशल उससे निकल पाएगी, इसका उसको शायद भरोसा न था। पगली ने थोड़ी दूर तक उस युवक का पीछा किया, और जब वो पकड़ से बाहर निकल गया तो कुछ देर वहीं खड़ी होकर अनाप शनाप बकती रही। जब उसकी सारी शक्ति चुक गई तो वापस आड़ निढाल होकर गिर पड़ी। वो सिर पर बढ़ा रही थी। इसी आपाधापी में बस्ती के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। पुलिस भी सूचना पाकर आ गई थी। दरोगा ने पगली को अपने साथ ले जाना चाहा। लड़की ने प्रतिकार किया, इसने तो मेरी इज्जत बचाई है, इसे छोड़ दो। पर कानून तो अंधा होता है, किसी की नहीं सुनता। खून तो हुआ ही है, हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और महिला पुलिसकर्मी के साथ पगली जेल भेज दी गई। बंतों को भी खबर हुई। वो अपना विवाह रचाने गांव गया हुआ था। जब विवाह रचा वापस आया तो एक बारगी मन किया कि जाकर देख आए, और फ़ायदा क्या, उसे तो अपने नसीब को भोगना होगा। उसका न वर्तमान है न भविष्य। अतीत के साए में तो वो पहले से ही कैद थी, अब वास्तविक जेल में है। कम से कम वहाँ उसे 2 जून की रोटी तो मिल जाएगी। देखने वाले लोग तो हैं, पर नहीं, बंतु नहीं माना। उसके मन ने उसे धिक्कारा। वो उसके लिए जो भी बन पड़ेगा करेगा, और उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पगली के व्यवहार से सरकार का भी नज़रिया बदला। बंतु ने अपनी जमा पूंजी का काफ़ी हिस्सा पगली के छुड़ाने में खर्च कर दिया। उसकी लड़ाई में गांव वालों ने बहुत सहयोग किया, कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और अंततः पगली छूट गई। जैसे किसी किसी के साथ दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। जेल से छूटते ही इधर बंतु थोड़ा पगली को व्यवस्थित करता कि उधर उसको पोस्टिंग मिल गई। पोस्टिंग पर जाने से पहले बंतु पगली से मिलने गया था। रात भर वहीं रुका रहा, अपनी कहानी उसको सुनाता रहा, अपनी परेशानी बयां करता रहा। शायद पगली कुछ नहीं समझ रही थी। उसने अगली सुबह कहा, मैं चलूं? मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फिर थोड़ा रुककर बोला, चलो तुम भी अपना सामान बांध लो, मेरे साथ ही रहना। मैं माँ के पास तुम्हें गांव में छोड़ दूंगा, दोनों एक दूसरे की देखभाल करना। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वाली गली के चचा जान थे। अरे बंतु, तुम यहाँ? जी चचा, पोस्टिंग आ गई है, पगली को लेने आया हूँ। यहाँ अकेले कैसे रहेगी? गांव में माँ के पास छोड़ दूंगा। चचा ने एक निगाह पगली पर डाली और फिर बोले, अम्मा मियाँ, हम क्या मर गए हैं? इसकी हिफाजत पूरे गांव की जिम्मेदारी है।
तुम इसे कहाँ ढूंढते फिरोगे? बंतो ने एक निगाह पगली पर डाली। पगली भी उसे काफ़ी देर तक देखती रही। बंतो को लगा कि जैसे पगली कह रही हो, बंतो तुम जाओ। बंतो बिना मुड़े आगे बढ़ गया। गली से मुड़ते ही वो काफ़ी देर तक सिर पकड़कर रोता रहा। तब तक इसका उसको एहसास न था, पर बंतो का मन न माना। जब उसकी पोस्टिंग आई तो आखिरी बार उससे मिलने गया था। एक झलक देख ही लेगा तो क्या बिगड़ेगा। पगली वहीं थी, अपने घर से जेल में, यादों के कटघरे में। उसे कोई छुड़ाने ना आया था, न आने वाला था। बंतो ने उसे एक झलक देखा। शायद पगली में कोई अपनापन जागे। वो निर्विकार खड़ी रही। बंतो वापस आ गया पोस्टिंग पर जाने के लिए। उस गांव का संतरी बाहर बोल रहा था कि बंतो के जाने के बाद पगली काफ़ी देर तक रोती रही थी, जैसे कोई अपना कहीं खो जाता है। उस दिन के बाद से पगली की बोली भी चली गई। सुनते हैं, आज भी बंतो अक्सर पगली से मिलने आता है।